बहुत अच्छा व्यू था। So what's up guys, welcome back to my channel. This is Chiranjeevi and I hope you guys are smiling. If yes then keep smiling, if no then start smiling. आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि ये बहुत ही डिमांडेड वीडियो था। मुझे बहुत लोगों ने बोला था कि आपके जीटी का ओनरशिप एक रिव्यू बता दो हम लोग को, क्योंकि मुझे अभी जीटी के साथ हो गए 3.5 साल और इसके टोटल किलोमीटर्स हो गए अराउंड 19,000। आफ्टर 3.5 years एंड 19,000 किलोमीटर्स मेरा रिव्यू क्या है इसके तरफ, व्हाट आर द प्रोज, व्हाट आर द कॉन्स एंड व्हाट आई हैव डन इन माय मोटरसाइकिल। तो वो सारी चीज़ें हम लोग आज डिस्कस करेंगे और फिर मैं अपने एक रिव्यू बता दूंगा कि आप लोग को ये लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। आगे बढ़ने से पहले यू नो राइट, देयर आर 3 buttons एट द बॉटम, यू नीड टू प्रेस इट। सो अपने भाई को थोड़ी मदद कर दो, सब्सक्राइब कर दो अपने चैनल को और बेल आइकन भी जरूर दबाना। तो हम लोग पहले इसकी एडवांटेजेस, प्रोस की बात करते हैं और बाद में फिर मैं आपको मेरे कॉन्स बताता हूँ। डिसएडवांटेजेस हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला, यू वी ऑल नो दैट फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, करेक्ट? तो फर्स्ट इंप्रेशन की जब बात आती है तो ऑफ कोर्स हम लोग इसके लुक्स के बारे में बात करेंगे। यू नो, जीटी इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मोटरसाइकिल्स इन दिस सेगमेंट एंड आई कुड से रॉयल एनफील्ड की तरफ से जितने भी मोटरसाइकिल्स आए, पर्सनली मुझे लगता है कि जीटी सबसे अच्छी दिखती है। और ये जो कलर कॉम्बिनेशन जो था, ये कलर स्कीम जो है, वो जब मैंने लिया था वो टाइम पे मुझे सबसे बेस्ट लगा। अभी ये डिसकंटिन्यू हो चुका है लेकिन मेरे टाइम पे मुझे ये सबसे बेस्ट लगा, इसलिए मैंने इसको ऑप्ट किया। तब से लेकर अब तक आप देख सकते हो उसकी पेंट क्वालिटी जो है वो जरा भी डिमिनिश नहीं हुआ है, सब कुछ वैसे के वैसा ही इंटैक्ट है और अभी भी ये वो वैसी ही अट्रैक्टिव दिखती है जैसे पहले दिखती थी। सो अभी सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो है इसके स्पेसिफिकेशंस। आई एम श्योर आप लोग को पता होगा इसके स्पेसिफिकेशंस क्या है, फिर भी मैं एक शॉर्ट में बता देता हूँ। ये है 647 सीसी पैरेलल ट्विन इंजन विच प्रोड्यूसेस 48 horsepower and 52 Newton meters of torque. This also comes with slipper assist clutch and dual channel ABS. टायर्स की बात करेंगे तो पीछे का टायर है 130 mm, आगे का टायर है 110 mm और दोनों भी अपने को टायर्स जब मैंने लिया था तभी मुझे मिले थे पिरेली फैंटम स्पोर्ट्स, जो बहुत अच्छे हैं। दे आर सॉफ्ट कंपाउंड टायर्स, ग्रिप बहुत ज़्यादा अच्छी है और मुझे अभी तक ज़्यादा कुछ इश्यूज नहीं हुए हैं। इसके जो एग्जॉस्ट है ये स्टॉक है, लेकिन स्टॉक होने के बावजूद जो भी इसका जो लुक आता है वो बहुत अच्छा आता है। आप देख सकते हो थोड़े से बल्कि है ऑफ कोर्स, लेकिन वो आपको बुरे नहीं लगते हैं। आप कोई भी एंगल से देखोगे इतने ज्यादा बुरे नहीं लगती है और इसका एग्जॉस्ट नोट भी बहुत स्मूथ है, अच्छा सूदिंग है, ऐसा आपके कान को परेशान नहीं करेगा। रिलायबिलिटी के हिसाब से ना रॉयल एनफील्ड ने ये वाला जो मॉडल बनाया है ये काफी रिलायबल है। तो ये तो हो गई अपनी लुक्स और स्पेसिफिकेशंस की बात। अभी हम लोग इसके इंजन की बात करते हैं। इसका इंजन सबसे पहला इंजन था रॉयल एनफील्ड की तरफ से जो बहुत रिफाइंड था। इसमें वाइब्रेशन बिल्कुल नहीं के बराबर है। इनिशियल आरपीएम्स पे तो आपको डेफिनेटली बिल्कुल वाइब्रेशंस पता नहीं चलेगा। हाँ, अगर आप लोग जब भी क्रॉस कर रहे हो 170 180 तक जा रहे हो तो वो टाइम पे थोड़ा सा वाइब्रेशन होता है, विच आई थिंक इज क्वाइट ओके, क्योंकि वो स्पीड जो है वो हम लोग नॉर्मल डेली लाइफ में ऐसे ज्यादा यूज नहीं करते। लेकिन वो वाइब्रेशन जो 170 75 80 के टाइम पे होता है वो भी इतना बुरा नहीं है कि आपकी गाड़ी पहले वाले जो मॉडल्स थे रॉयल एनफील्ड के उतना ज्यादा वाइब्रेट नहीं होगा कि आपकी पूरी बॉडी और अंजर पंजर ढीले कर दे। तो ये हो गए इंजन की बात। अभी दूसरी बात हम लोग करते हैं तो इसका जो क्लच है वो काफी लाइट है। मैं अपने 2 उंगलियों से ही इसको एडजस्ट करता हूँ। ये लाइट होने की वजह से क्या होगा ना, आपको ट्रैफिक में और डेली लाइफ में जो अपनी उंगलियां दर्द होती है ना वो नहीं होंगी इसमें, क्योंकि इतना लाइट होने की वजह से का जो गियर शिफ्ट होगा वो भी आप स्मूथली कर सकते हो और ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ब्रेक्स की बात करेंगे तो इसमें वाइब्रे के कैलिपर्स आ जाते हैं जो बहुत अच्छा है, इसका रिस्पॉन्स भी काफी अच्छा है और डुअल चैनल एबीएस के साथ में ये काम भी बहुत अच्छा करता है। मुझे आज तक ज़्यादा ऐसी कोई दिक्कत हुई नहीं, गाड़ी स्किड बिल्कुल भी नहीं हुई और बहुत ही स्टेबल हो जाती है जब भी हम लोग ब्रेक यूज़ करते हैं। बारिश के टाइम पे भी मैंने इसको यूज़ किया है, बारिश के टाइम पे भी ज़्यादा दिक्कत ऐसी नहीं होती है। लेकिन ऑफकोर्स बारिश के टाइम पे मैं उतना ज़्यादा तेज़ नहीं चलाता, लेकिन अगर मैंने बारिश के टाइम पे तेज़ चलाया है और ब्रेक यूज़ किया भी है तो भी मैं डिसअपॉइंट तो नहीं हुआ अभी तक ब्रेक से। तो ब्रेक्स के बाद में बात करते हैं अभी इसकी हम लोग थ्रॉटल रिस्पॉन्स के बारे में। तो इसका एक्सेलरेशन भी काफ़ी स्मूथ है और थ्रॉटल रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा मिलता है आपको। ऑलमोस्ट फर्स्ट से लेकर 4th गियर तक आपको थ्रॉटल रिस्पॉन्स बहुत तुरंत मिल जाएगा। 5th एंड 6th में भी ऑफकोर्स मिलेगा, लेकिन एज कम्पेयर टू द फर्स्ट 4 गियर्स थोड़ा सा स्लो रहता है, लेकिन वो बहुत माइन्यूट है, आपको पता नहीं चलेगा। मतलब हर गियर में आपको अच्छा पिकअप मिलेगा। और अभी हम लोग थ्रॉटल रिस्पॉन्स, ब्रेक, क्लच की बात कर रहे हैं तो उसी के आसपास चीज़ों की बात करते हैं। जो ये स्विचेस की क्वालिटी है, ये स्विचेस की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, जो बहुत ही फर्म लगा मुझे। बिल्कुल ऐसा लो क्वालिटी ऐसा नहीं लगा। यहाँ पर मुझे ऐसा नहीं लगा कि रॉयल एनफील्ड ने कुछ कॉस्ट कटिंग के लिए कुछ लो क्वालिटी वाला मटेरियल यूज़ किया है, ऐसा मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा।
ऑलराइट, सो अभी नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करते हैं कि ये ना बहुत ज़्यादा वेल बैलेंस्ड है। मतलब इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन इतने अच्छी तरीके से किया हुआ है कि आपको चलाने के टाइम पे बिल्कुल ऐसा फील नहीं होगा कि वेट एक साइड में आ रहा है, या ट्रैफिक में आप जब भी मैनूवर कर रहे हो तो वो टाइम पे भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं उसको नहीं कर पाऊंगा, ऐसा आपको फीलिंग बिल्कुल नहीं आएगी। तो अभी नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करते हैं इसकी सर्विसेज की। तो सर्विस कॉस्ट जो है इसका, मुझे देखो फर्स्ट 5 सर्विसेज तो आपको फ्री मिलती है। तो सर्विस कॉस्ट मुझे मिला था फर्स्ट 5 सर्विसेज जब जहाँ पर लेबर फ्री होता है, वो मुझे पड़ी थी अराउंड 1500-2000 के आसपास। और जब भी पूरा जब पेड सर्विसेज होना चालू हो गया तो मुझे स्टार्ट हो रहा था अराउंड 3500 तक जा रही थी ये। तो मेरे को लगता है एज अ 650 cc मोटरसाइकिल के हिसाब से ये सर्विस कॉस्ट भी क्वाइट अफोर्डेबल है, रीजनेबल है। और इंटरवल्स जो इसका था, इसका ऑयल चेंज होता है आपका 10,000 किलोमीटर्स में, राइट। तो आप सोच लो, अगर एक साल में आप 10,000 चलाओगे तो आपका एक बार ही ऑयल चेंज होगा। अगर आप ऐसे एकदम बहुत ही ज्यादा तोड़ू राइडर हो तो आपका 20,000 अगर हो गया तो एक साल में 2 सर्विस आप कर लोगे, करेक्ट। तो अगर 2 सर्विस भी कर लिया तो आप सोच सकते हो कि आपका कितना पैसा जाएगा। तो साल में अगर आपका 8,000 जा रहा है या 7,000 जा रहा है ओनली फॉर सर्विसेज, तो मुझे लगता है ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं होने वाली आपको। और अगर आपके ब्रेक पैड्स वेयर आउट हो जाते हैं या फिर आपका कुछ इश्यूज हो जाता है या फिर नॉर्मल जो वेर एंड टेयर होता है वो अगर आप चेंज कर लोगे तो वो सबको पकड़ के आप सोच लो कि 10 से 12,000 आपका जा सकता है साल में। तो 12,000 साल का, तो एक महीने का 1,000। तो अब मुझे लगता है कि दिस क्वाइट अफोर्डेबल इफ यू आर गोइंग फॉर दिस मोटरसाइकिल। एक प्लस पॉइंट अभी तक मेरी मोटरसाइकिल में ये है, इसका जो चेन स्प्रॉकेट और चेन जो है इसका क्वालिटी बहुत अच्छा है। मैंने आज तक 19,000 किलोमीटर्स हो गया है लेकिन फिर भी अभी तक ये बिल्कुल खराब नहीं हुआ है। मैंने अभी तक इसको कभी चेंज नहीं किया हूँ। तो ऑयल चेंज मैंने जैसे बोला था इसका 5,000 या 10,000 के, सॉरी 10,000 में आपका ऑयल चेंज होता है। तो ऑफ कोर्स आपके जब भी सर्विसेज हो जाए तो आप भी इसको कोई दूसरे अपने ऑयल यूज कर सकते हो, जैसा लिक्विमोली हो गया, मोटूल हो गया, वो आप लोग यूज कर सकते हो। लेकिन खाली इतना ध्यान रखना कि आप इसका ग्रेड ना चेंज करो। इसका ग्रेड है 10W50। तो इसके बाद हम लोग सबके मन में एक क्वेश्चन होता है, वो क्वेश्चन की बात करेंगे कि ये कितना देती है। मैंने इस पे दोनों पे भी वीडियोस बनाए हैं। तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, मेरी बाइक के हिसाब से सिटीज में मुझे माइलेज मिलता है अराउंड 20 से 23 के बीच में। जब मैंने वीडियो बनाया था तभी मुझे माइलेज कुछ मिल रहा था 20 का, लेकिन वो 20 और 25 या 23 के बीच में फ्लक्चुएट होते रहता है। और उसी तरह मैंने हाईवे का भी एक वीडियो बनाया है। ये दोनों वीडियोस की मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहिए तो देख सकते हो। हाईवे का जो वीडियो था वो वीडियो में मुझे माइलेज मिल रहा था 35 का। तो हाईवेज में 35 और सिटीज में 20 to 25 के बीच में आपको एवरेज मिलेगा, जो एक 650 cc की मोटरसाइकिल आपको दे रही है। दैट इज क्वाइट नाइस। तो अभी हम लोग लंबी लंबी राइड्स की जब बारे में बात करते हैं तो वो टाइम पे बहुत लोगों ने मुझे बोला है कि जीटी आप कैसे चला लेते हो, इतना लंबा मैनेज हो पाता है कि नहीं, क्या है कैसा है वो सब। तो उसके लिए मेरे पास मैं बोलता हूँ कि मैंने जीटी पे मुंबई टू गोवा किया हुआ है। मैं राइडर मेनिया गया था मुंबई टू गोवा, वो टाइम पे मैं जीटी पर ही गया था। बट अनफॉर्चुनेटली वो टाइम पे मैं वीडियोज नहीं बनाता था, मैं ब्लॉग्स नहीं करता था। तो मेरे पास वो वीडियो है नहीं आपको दिखाने के लिए, लेकिन ऑफकोर्स मैंने किया हुआ है तो मुझे उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। लेकिन उसके भी पीछे एक रीज़न है कि जीटी जब भी हम लोग चलाते हैं तो बहुत सारे लोग कैसे जब बैठते हैं उस पर, हम लोग जब भी बैठेंगे, कोई भी कमिटेड मोटरसाइकिल, कमिटेड पोस्चर की मोटरसाइकिल हो, तो काफ़ी लोग क्या करते हैं जब बैठते हैं तो हैंडल्स पे ना बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल देते हैं और हाथ एकदम सीधा रख देंगे, ऐसा ऐसे बैठते हैं। तो उसके वजह से क्या होता है, काफी टाइम के बाद में फिर आपको पाम, अपना जो पाम होता है इसमें दर्द दर्द होना शुरू हो जाएगा, आपके रिस्ट पेन होना शुरू हो जाएंगे और आपके शोल्डर्स भी दर्द होते हैं, करेक्ट। तो वो अवॉइड करना चाहिए, वो वैसा नहीं बैठना चाहिए। यूजुअली कैसा बैठना चाहिए, जब भी हम लोग बैठेंगे तो अपने जो थाइज होते हैं, दोनों थाइज से अपने टैंक को बहुत अच्छे से हक कर लो, ऐसा मतलब कस के पकड़ लो थाइज से। और ये जो हाथ है ना ये अपने फ्री होने चाहिए, ताकि वो आपके हाथ जो है खाली मोटरसाइकिल को कंट्रोल करने के लिए यूज हो, पकड़ने के लिए आप अपने पैर यूज करो। बट लोग उल्टा करते हैं तो उनका पूरा लोड जो है उनके हाथों पर आ जाता है। तो उसके वजह से आपके हाथ दुखते हैं, आपके शोल्डर्स दुखते हैं और आपकी बैक भी पेन होती है। एक नेकेड स्पोर्ट्स हो गई या फिर दूसरी मोटरसाइकिल्स हो गई, उनके हिसाब से ये ज्यादा कंफर्टेबल है नहीं, ये उनके हिसाब से थोड़ी अनकंफर्टेबल है फॉर लॉन्गर राइड्स। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप इसमें लॉन्ग राइड्स नहीं कर सकते हो। जैसे मैंने बोला, आप अगर ये पोस्चर यूज करके आप अगर चलाओगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको उतनी ज्यादा दिक्कत होने वाली है। सो अभी हम लोग नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं इसका ग्राउंड क्लियरेंस। इसका ग्राउंड क्लियरेंस भी काफी अच्छा है। मुझे आज तक एक भी स्पीड ब्रेकर मुझे इस पे टच नहीं हुआ है। ऑफकोर्स अपार्ट फ्रॉम वो, मालूम है वो स्पीड ब्रेकर्स होते हैं जो स्पीड ब्रेकर्स नहीं होते, वो पहाड़ होते हैं। वो पहाड़
छोड़ के अगर हम लोग नॉर्मल स्पीड ब्रेकर्स की बात करेंगे तो वो मुझे कभी भी दिक्कत नहीं दिया है, आज तक कभी टच नहीं हुआ है। जबकि मेरी मोटरसाइकिल में एक सम्प गार्ड भी लगा हुआ है और मेन स्टैंड भी लगा हुआ है, फिर भी मुझे अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुई। पिलियंस को रखने के बाद भी मुझे दिक्कत नहीं हुई है उसमें। तो अभी हम लोग ग्राउंड क्लियरेंस की हाइट की बात कर लिए, तो अभी हम लोग मोटरसाइकिल की हाइट के भी बारे में बात करते हैं। और मैं आपको ये बताता हूँ कि मेरी हाइट जो है, मैं हूँ 5 फीट 10 इंचेस। तो मैं जब बैठता हूँ इस पे तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। आप देख सकते हो मेरे पैर बहुत ज्यादा बेंड नहीं होते, ना ही मुझे ऐसा टिप तो रखना पड़ता है। मेरे हिसाब से ये काफी अच्छी और कंफर्टेबल लगती है मुझे। इस मैं नीचे पैर रख लूं या फिर मैं फुट रेस्ट पे पैर रखूं, मुझे काफी कंफर्टेबल लगती है। तो और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ लंबे लोग चला सकते हैं। अभी मेरे साथ मेरा दोस्त भी है, आप जानते हैं उसको, गुरप्रीत भाई। वो है अभी अपने साथ। मैं आपको बताता हूँ कि उनके हाइट के हिसाब से ये कैसा है। उनकी हाइट है अराउंड 5.5 इंचेस। तो मैं अभी आपको बताता हूँ कि गुरप्रीत जब इस पे बैठेगा उसके हाइट के हिसाब से ये मोटरसाइकिल कैसी बैठ रही है। तो आ जाओ गुरप्रीत भाई। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि गुरप्रीत भाई है 5.5 इंचेस टॉल और उनके भी पैर प्रॉपरली नीचे टच हो रहे हैं ग्राउंड पे। और जब भी वो हैंडल पकड़ेंगे और अभी फुटरेस्ट पे पैर रखेंगे तो फुटरेस्ट भी देखो मुझे लगता है काफी अच्छे से प्लेस किया हुआ है, बहुत ज्यादा पीछे नहीं है, बहुत ज्यादा आगे नहीं है। तो आपके पैर में भी ज्यादा ऐसे दिक्कत नहीं होगी। करेक्ट। ठीक है, तो आपको तो ये है इसके सारे प्रोज, ये है सारे इसके एडवांटेजेस मेरे हिसाब से। अगर मैंने कुछ एक पॉइंट मिस कर दिया होगा तो मुझे आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, फिर हम लोग वहां पर भी बात कर लेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स जो है और ये सारी जो है, ये आपको इतने सारे एडवांटेजेस जो मिल रहे हैं, और एक 650 सीसी मोटरसाइकिल के हिसाब से इसका जो प्राइस है वो भी काफी कम है। तो मैंने जब इसको लिया था 2019 में, तभी इसकी ऑन रोड प्राइस थी 3,17,000। लेकिन 5 इयर्स ऑफ जीरो डेट इंश्योरेंस और RSA वो सब मिला के मुझे 3,55,000 की पड़ी थी ऑन रोड। ऑफकोर्स अभी इसकी प्राइस तो काफी बढ़ गई है, अभी तो ये 4-4.5 लाख तक पहुंच गई है। तो इसका एक्चुअल ऑन रोड प्राइस क्या है मैं एक बार चेक कर लूंगा, और अपने स्क्रीन पे आप देख लेना, आपको दिख जाएगा कि अभी के हिसाब से इसका ऑन रोड प्राइस क्या है। तो अभी भी ये 650 सीसी के हिसाब से एक अच्छी, सस्ती और रिलायबल मोटरसाइकिल बन जाती है। तो ये तो अभी हम लोग ने इसकी बात कर ली, इसके प्रोस के बारे में, इसके सारे एडवांटेजेस के बारे में, इसमें क्या क्या अच्छा है वो सब चीज़ों के बारे में बात कर ली। अभी हम लोग बात करते हैं कि इसके डिसएडवांटेजेस, इसके व्हाट आर द कॉन्स ऑफ कॉन्टिनेंटल GT650। ऑलराइट, तो अभी हम लोग इसकी नेगेटिव पॉइंट्स की बात करते हैं। गाय भी आ गए अपने साथ, गौ माता। वो वहां से हिल नहीं रहे, तो आप प्लीज इनको इग्नोर कर लेना, मुझे देखना और मेरी गाड़ी को देखना। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, आगे से हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो वो है इसका हेडलाइट। हेडलाइट देखो, सबसे पहले इसका पावर मुझे रात के टाइम पे, और जब भी थोड़ा लाइट जब कम होती है वो टाइम पे हम लोग इसको जब देखते हैं तो मुझे लगता है कि पावर थोड़ा कम हो जाता है इसमें। तो वो ना उतना ज्यादा स्प्रेड अच्छा नहीं देती, और उतना ज्यादा व्यू मुझे मुझे ठीक से नहीं लगता। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और दूसरी बात, इसके जो भी लाइट्स है, जो साइड इंडिकेटर्स हो गए, हेडलाइट्स हो गया, टेल लाइट हो गया, ये सारे ना ये लोग ने LED नहीं देकर बल्ब्स दिए हुए। तो बल्ब्स की वजह से क्या होता है ना, ये बहुत ज्यादा पावर बहुत ज्यादा खींच लेता है, तो उसकी वजह से बैटरी ड्रेन भी होती है। और जब भी हम लोग, समझो आप मोटरसाइकिल नहीं चला रहे हो या काफी दिनों तक बंद है, और उसके बाद अगर हम लोग चालू करेंगे तो एज कम्पेयर टू दूसरे मोटरसाइकिल्स, इसका बैटरी थोड़ा जल्दी ड्रेन हो जाता है। क्योंकि जब भी आप चालू करते हो ना तो बहुत ज्यादा पावर लेता है वो। तो जब भी आप अगर मोटरसाइकिल काफी टाइम तक बंद है और उसके बाद अगर हम लोग चालू करने का कोशिश कर रहे हैं, तो आप इसमें हेडलाइट का जो फ्यूजेस है उसमें से हेडलाइट का फ्यूज निकाल दो, और फिर उसके बाद में उसको ट्राई करना, तो आप शायद से आपके लिए ये चालू हो जाएगी। वो टाइम पे आपको शायद शायद उतना दिक्कत नहीं आएगा। तो अभी सेकंड पॉइंट हम लोग बात करते हैं इनके टायर्स के बारे में। सो इसमें स्पोक रिम्स आती हैं, अलॉय रिम्स नहीं आती। तो स्पोक्स रिम्स होने की वजह से इसमें टायर्स भी है ट्यूब वाले, ये ट्यूबलेस टायर्स नहीं होते। दिखने के लिए अच्छा दिखता है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम लोग सोचेंगे, आप कहीं जा रहे हो रात वात में, अगर आपका टायर पंक्चर हो गया, इसका वेट भी इतना ज्यादा है, तो उसके वजह से क्या होगा, आपका टायर जब पंक्चर होगा तो टायर के वजह से ट्यूब भी खराब हो जाती है। तो वो टाइम पे फिर सब कुछ खोल खाल के फिर ट्यूब व्यूब बनाओ और ट्यूब वापस से डालो, तो वो एक बहुत ज्यादा मेहनत का काम हो जाता है और टाइम भी बहुत ज्यादा ले लेता है। ठीक है, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है कि इसमें ट्यूबलेस टायर्स नहीं आते। लेकिन अभी वाली जो GT लॉन्च हुई है 2023, उसमें वो लोग ने अलॉय व्हील्स दे दिया है, तो वो प्रॉब्लम वो लोग ने अभी फिक्स कर दिया। लेकिन जो पुरानी वाली मोटरसाइकिल्स है उसमें ये वाला प्रॉब्लम अभी भी है। लेकिन मैंने
अपने टायर्स को ट्यूबलेस कन्वर्ट कर लिया है। उसमें एक वो जेल आता है जो अपने रिम्स में लगाना होता है, वो जेल लगा के फिर आप उसमें इसको एज ए ट्यूबलेस टायर यूज कर सकते हो। उसमें खाली एक दिक्कत होगी, अगर इनकेस आपका कोई स्पोक्स टूटेगा तो फिर वापस से उसमें इशू चालू होने वाला है। तो अभी अगले डिसएडवांटेज की हम लोग बात करते हैं, जो अरे तो अभी दूसरा पॉइंट, अगला पॉइंट जो है वो है इसका एक्सेलरेशन का केबल। मुझे इसका एक्सेलरेशन केबल का क्वालिटी बहुत ही लो लगा, क्योंकि मेरे मोटरसाइकिल में कम से कम 3 बार इसका एक्सी केबल टूट चुका है। ये पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, पता नहीं ये मेरे मोटरसाइकिल्स में है या सारी मोटरसाइकिल्स में है ऐसा प्रॉब्लम। मेरे लिए ये मोटरसाइकिल का एक्सेलरेशन केबल 3 बार टूट चुका है। इसमें 2 है, एक है खींचने के लिए और एक देन ऑफ कोर्स रिवर्स के लिए, लेकिन उसमें से एक टूट गया तो आप दूसरे पे चला सकते हो उसको थोड़े टाइम के लिए, लेकिन ये होना नहीं चाहिए था। मुझे लगता है इतना वीक नहीं होना चाहिए था इसका एक्सी केबल। ऑलराइट, और जब भी हम लोग ट्विंस की बात करते हैं ना, तो एक बहुत ही कॉमन इशू है जो है इसका हैंडल वॉबलिंग इशू। वो ऑलमोस्ट सारे मोटरसाइकिल्स में है, लेकिन मेरी जीटी जो है उसमें मुझे वो वॉबलिंग इशू बिल्कुल है ही नहीं। तो वीडियो भी दिखा देता हूँ और मैं हाथ छोड़ के चलाता हूँ, आप देख सकते हो मेरी बाइक बिल्कुल भी वॉबल नहीं होती। तो वो डिसएडवांटेज है, लेकिन मेरे इसमें होता नहीं है, तो मैं इसलिए आपको खाली पॉइंट कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। मेरे मोटरसाइकिल में तो बिल्कुल भी नहीं होता ये। अभी अगले पॉइंट की बात करते हैं, तो ये लोग ने इसमें मेन स्टैंड जो है ये बाइक के साथ नहीं आता है, ये आपको अलग से लगाना पड़ता है। तो सर्विस के टाइम पे या फिर अपना इन केस आपके टायर्स अभी भी ट्यूब वाले हैं, तो वो टाइम पे ना आपको बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि साइड स्टैंड पे रखना और वो सब चेंज करना। और यूजुअली हम लोग जो रोड साइड पे पंक्चर वाले देखते हैं उनके पास पैडॉक्स भी नहीं होते, तो साइड स्टैंड पे वो सब करने के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो मेन स्टैंड मैंने अलग से लगवाया है, अगर आप लोग भी अलग से लगवा सकते हो तो लगवा लो। इंटरसेप्टर का ही इसमें फिट हो जाता है, तो उसके वजह से आपको थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। तो मैंने एडवांटेजेस में बोला था कि इसका सिटिंग पोस्चर से मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है, लेकिन उसमें एक डिसएडवांटेज भी है। जब भी हम लोग इसको सिटीज में चलाते हैं, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक जब होती है, वो टाइम पे ऑफ कोर्स मैंने जो आपको बोला था हक करके चलाना है, वो पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि वो टाइम पे अपने पैर नीचे होते हैं। तो वो टाइम पे आपको काफी टाइम तक अगर आप लोग ऐसा करके बैठोगे तो उसमें वेट अपने आप अपने हाथों पे आता है और हाथ दुखना लग जाता है, ठीक है। और ऑन टॉप ऑफ इट, अगर आपके साथ एक पिलियन है और पिलियन ने अगर आप पे वेट डाला हुआ है, फॉर एग्जांपल आपकी गर्लफ्रेंड हो, अगर गर्लफ्रेंड ने भी आपको पकड़ के रखा है और हम लोग जब बैठते हैं तो वेट आपके हाथों पे आने वाला है, तो जिसके वजह से आपके हाथ डेफिनेटली पेन होंगे, शोल्डर्स भी पेन होंगे। ये सारे सिचुएशंस में इसी को हम लोग एक डिसएडवांटेज भी बोल सकते हैं। ऑलराइट, सो द नेक्स्ट पॉइंट अभी हम लोग जिसके बारे में बात करेंगे वो है इसका मेटल बॉडी। देखो क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी है बॉडी इसका, मतलब एकदम फर्म है और पूरा मेटल दे दिया वो लोग ने। लेकिन उस मेटल का एक डिसएडवांटेज भी है कि इसको ना रस्ट बहुत जल्दी लग जाता है। तो जैसे अभी हम लोग ये देखेंगे, ये पार्ट जो है ये रस्ट हो चुका है, फिर यहाँ पर है, तो यहाँ पर है ना, ये सब जगह पे रस्टिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, बिकॉज ऑफ कोर्स मेटल है। तो अगली बात हम लोग करते हैं इसका सीट। इसकी सीट है ना मस्त है, बहुत सॉफ्ट है, अच्छी है, कंफर्टेबल है। लेकिन लॉन्ग राइड्स पे क्या होगा ना, सॉफ्ट सीट्स का क्या होता है, धीरे धीरे वो सीट दबती जाएगी दबती जाएगी दबती जाएगी और एकदम नीचे चली जाती है, फिर आपको हार्ड फील होती है। और दूसरी बात, अगर जब भी आपकी मोटरसाइकिल हीट होती है तो वो हीट उसी की वजह से नीचे से अब्जॉर्ब होकर आपको फील होने वाली है, आपके बम गर्म हो जाएंगे। सॉफ्ट सीट होने का यही डिसएडवांटेज होता है। लेकिन जब हार्ड सीट्स होती है, जैसे केटीएम वेटीएम पे हार्ड सीट होती है, उनका एडवांटेज क्या होता है ना कि लॉन्ग रन्स के टाइम पे वो बहुत अच्छी काम आती है। ऑलराइट, सो अभी नेक्स्ट पॉइंट हम लोग जो कवर करेंगे वो है इसके सस्पेंशंस। तो सस्पेंशंस जो इसमें दिया हुआ है आगे है, देखो आप देख सकते हो ये टेलीस्कोपिक है। मुझे लगता है इसमें अगर यूएसडी हो जाते थे तो नथिंग लाइक इट। ये टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है। अभी तो अपने नॉर्मल ड्यूक 390 में भी, ड्यूक 390 या 200 हो गई, उसमें भी यूएसडी आते हैं, तो इसमें भी अगर यूएसडी दे देते तो मज़ा आ जाता। और पीछे के भी आप देख सकते हो ये नॉर्मल सस्पेंशन है, इसमें ये लोग ने मोनो शॉक ऑप्स नहीं दिया हुआ है, तो वो भी अगर दे देते। ऑलराइट, सो आखिरी वाला पॉइंट हम लोग बात करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, वो है इसका इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर। ये बहुत बेसिक है, ये लोग, मुझे पता है ये लोग ने रेट्रो के हिसाब से दिया हुआ है, लेकिन काफ़ी बेसिक है। इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अपने को कुछ नहीं मिलती है, जो है खाली स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर्स मिल जाते हैं और फ्यूल इंडिकेटर मिलता है। और ऑफ कोर्स वो इंजन लाइट, एबीएस की लाइट, वो सब मिलती है। लेकिन जो होना चाहिए था, मुझे लगता है इसमें तुम्हारा रेंज हो जाता या माइलेज हो जाता और गियर शिफ्ट इंडिकेटर हो जाता, तो वो सब चीज़ें मुझे मिसिंग लगती है। वो सब चीज़ें इसमें होनी चाहिए थी, और अगर इसको डिजिटली कर देते तो भी और अच्छा लगता। ऑलराइट, सो ये सारे थे उसके नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स अपने GT650 के। तो आई होप
कि मैंने आपको हेल्प की हो एक डिसीजन बनाने के लिए। अगर आपको जीटी लेनी होगी 2023 में, तो आई होप आई वाज हेल्पफुल एंड दिस वीडियो वाज क्वाइट इन्फॉर्मेटिव फॉर यू. सो दैट्स इट फॉर टुडे. इफ यू रियली like this video, please go ahead and give me a thumbs up, subscribe to my channel and hit the bell icon so that you do not miss any videos whenever I post them. I'll meet you guys in my next video very soon. Till then, take care of yourselves, ride safely, responsibly, always wear your helmets and follow all the traffic rules. Till then, bye bye. पॉज कर दे. हाँ, नहीं नीचे वाला बटन. ठीक है भाई. अरे अभी अचानक से दिखेगा फ्रेम में वो. भाई